बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हमारी आज की डिस्कशन के अंदर हम थोड़ा सा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर डिस्कस करेंगे। बेटा देखो, मैं जब भी बच्चों से पूछता हूँ सेंटर के अंदर कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, तो वो मुझे इसका काम बताने लग जाते हैं। या कभी कभी मैं बच्चों से पूछता हूँ, जहाँ मैं नया जाता हूँ किसी लेक्चर के लिए या विज़िट के लिए, तो मैं बच्चों से पूछता हूँ कि बेटा मुझे बताओ सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, तो वो मुझे काम बताने लग जाते हैं कि सर ब्लड है, फिर वो यहाँ जाता है वहाँ जाता है, न्यूट्रिशन है, गैसेस है, ऑक्सीजनेशन है, ये वो। तो देखो ऐसा नहीं है। जब भी आपसे सिस्टम के बारे में पूछा जाता है ना, यू जस्ट हैव टू मेंशन दोज पार्टिकुलर ऑर्गन विच आर इन्वॉल्व इन दैट पार्टिकुलर सिस्टम। जैसे और सपोज करो, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, कार्डियक सिस्टम क्या है, तो आप मुझे कहोगे सर ऐसा सिस्टम जिसमें हार्ट आता हो, सर ऐसा सिस्टम जिसमें आर्टरी आती हो, जिसमें वीन आती हो, जिसमें कैपिलरी आती हो, जिसमें ब्लड आता हो। ये चारों पांचों चीज़ें मिलके हमें एक अदद सिस्टम बना के देती हैं, और इस सिस्टम का नाम हम क्या रखते हैं? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम रखते हैं। सेम इसी तरीके से जब आप लोगों से पूछा जाता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, तो आपने इसके काम वाम नहीं बताने, आपने जस्ट वो ऑर्गन बताने जो इस पार्टिकुलर सिस्टम में आते हैं। और वो कौन से ऑर्गन हैं, थोड़ी देर में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। बेटा देखो, अगर हम दुनिया के अंदर जितनी भी स्पीशीज़ की बात करते हैं, तो उन सब स्पीशीज़ में से जो मोस्ट एडवांस हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म की जो स्पीशी कहलाती है ना, वो इंसान की स्पीशी कहलाती है। देखो क्या लिखा हुआ है, मैन इज़ द मोस्ट एडवांस हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स अमंग ऑल द स्पीशीज़ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक परफेक्ट, एक कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम है, और हमारे पास परफेक्ट किस्म की क्या होती है? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है। हमारे अंदर कोई इंट्रा सेलुलर डाइजेशन नहीं होती। हम प्योरली कौन सी डाइजेशन करते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करते हैं। मैं आपको ऑलरेडी भी बता चुका हूँ। सही है बच्चा? ये कहते हैं कि अगर हम इंसान के डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, तो वो एक वन वे ट्यूब के ऊपर मुश्तमिल होती है। अच्छा, वन वे ट्यूब से क्या मुराद है? देखो हमारे पास ये हमारा एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, और मैं जस्ट उसकी पहली ओपनिंग को मेंशन कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम के मुख्तलिफ किस्मों के ऑर्गन हैं, मैं थोड़ी देर में आप लोगों से शेयर करता हूँ। फिर आखिर में एक और ओपनिंग आती है। अब ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम की पहली ओपनिंग है, इसे आप माउथ कहते हो। ये जो आखिरी ओपनिंग है, इसे आप एनस कहते हो। तो ये माउथ से लेके ये एनस तक की पूरी एक ट्यूब बनी हुई है, और इस ट्यूब का नाम हम रखते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। और आपने याद रखना है कि अगर वंस यू इंटर द फूड इनटू द माउथ कैविटी, एक बार आपने फूड को माउथ कैविटी के अंदर इंटर किया और उसके बाद आपने इसकी स्वेलिंग की, तो अब ये फूड जो है दोबारा पीछे नहीं जा सकता। अब ये फूड आगे की तरफ मूव करेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जीआईटी के जो मसल्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के जो मसल्स हैं, वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो उसके नतीजे में क्या होता है कि फूड आगे की तरफ धकेलता आता है, और इस तरह से जो भी काम बीच में होने होते हैं वो अपने हो रहे होते हैं। डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, जो बहरहाल व्हाटएवर होना होता है वो हो रहा होता है। फाइनली जो भी डाइजेस्ट नहीं होता, अनडाइजेस्ट होता है, वो इस ओपनिंग में आता है जिसे हम एनस कहते हैं, और यहाँ से हमारी बॉडी से फीसिस की फॉर्म में बाहर चला जाता है, जिस प्रोसेस को हम इंजेक्शन कहते हैं। तो इसको हम वन वे ट्यूब बेटा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो फूड एक बार अगर आपकी इंटर्ड हो गई इस ट्यूब के अंदर, तो वो दोबारा कभी भी वापस नहीं जा सकता फूड। हाँ, जब तक कोई एबनॉर्मलिटी ना हो, वोमिटिंग वगैरह ना हो, पेरिस्टाल्सिस ना हो, एंटी पेरिस्टाल्सिस ना हो, फिर वो हमारे पास एक अलग फैक्टर्स आ जाते हैं जिनकी वजह से वो होता है। लेकिन नॉर्मली वंस यू एंटर्ड द फूड, आपने एक बार फूड को एंटर किया, वो पीछे दोबारा वापस नहीं जा सकती। तो क्या लिखा हुआ है कि अगर हम इंसान के डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, तो वन वे ट्यूब पे मुश्तमिल होता है, जहाँ से फूड इंटर होता है एक ओपनिंग से और एक्सपेल्ड आउट होता है दूसरी ओपनिंग से। इस ट्यूब को हम किसका नाम देते हैं? जीआईटी का नाम देते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का नाम देते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि अगर हम इंसान के डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, तो उसके अंदर एक तो माउथ आता है, बक्कल कैविटी या जिसे हम ओरल कैविटी कहते हैं, फेरेंक्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, and their three parts, duodenum, jejunum and ileum, and large intestine and their three parts, सीकम। और यहाँ पे अपेंडिक्स लगा हुआ होता है। मैं बताता हूँ ये अपेंडिक्स क्या होता है। कॉलोन लगा हुआ होता है, रेक्टम लगा हुआ होता है। ये तीन पार्ट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। और फाइनली हमारे पास लास्ट ओपनिंग दैट इज द एनस। अब ये जितने भी पार्ट हैं, ये सारे मिल मिला के एक सिस्टम बनाते हैं। उस सिस्टम को आप क्या कहते हो? डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हो। हम बारी बारी एक एक पार्ट का काम पढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह। कोई भी ऐसा पार्ट नहीं होगा जिसका काम हमें नहीं आता होगा। ठीक है बच्चा? अच्छा,
तो ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम का स्केच है। ये आप देख सकते हो, ये हमारे पास माउथ है और ये पूरी की पूरी ओरल कैविटी है। कुछ सैलिवरी ग्लैंड्स लगे हुए होते हैं, हम इनके ऊपर डिस्कस करेंगे। ये एक पाइप है जिसे हम ईसोफेगस कहते हैं, जो माउथ से फूड को ट्रांसफ़र करता है स्टमक के अंदर। ये आप लोगों का स्टमक है। और फिर यहाँ पे पेनक्रियास भी पाया जाता है, लिवर, गाल ब्लैडर, ये हमारे असेसरी ऑर्गन कहलाते हैं। मीन्स के पार्टिकुलर डाइजेस्टिव सिस्टम के नहीं है, पर उसमें ये मदद ज़रूर करते हैं। और कैसे करते हैं इंशाल्लाह वो भी हम आपसे आगे चल के डिस्कस करेंगे। ये जो आप साइडों के अंदर ये देख रहे हैं, ये आप लोगों का कहलाता है लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो अंदर मौजूद पड़ा हुआ है ये वाला, ये आपका कहलाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये लार्ज इंटेस्टाइन का आखिरी पार्ट है जिसे आप रेक्टम कहते हो। और लार्ज इंटेस्टाइन में ये अपेंडिक्स लगा हुआ होता है। इसका काम इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे जब इसका टर्न आएगा। और फाइनली जो लास्ट ओपनिंग है उसे आप एनस कहते हो। अच्छा, हम अपना पहला डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। एंटीरियर ओपनिंग पढ़ते हैं, यूज़ करते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, माउथ है। तो देखो बच्चा, मैं जब भी बच्चों से कहता हूँ कि माउथ, तो वो इतना बड़ा मुंह खोल के खड़े हो जाते हैं। तो ये जो आप इतना बड़ा मुंह खोल के मुझे दिखाते हो ना कि सर ये माउथ है, तो ये आपका माउथ नहीं है। आपका माउथ सिर्फ, अगर ये आपके दो खूबसूरत से लिप्स हैं ना, ये देखो, ये आपके दो खूबसूरत से लिप्स हैं, जो मेरी वीडियो देख रहा है, इस लिप्स की जस्ट ये जो ओपनिंग है, बस ये जो ओपनिंग है ना, ये ओपनिंग सिर्फ आपकी क्या कहलाती है, माउथ कहलाती है। आप इस ओपनिंग से अंदर जैसे एंट्री लेते हैं, फिर जहाँ पे आपके दांत, आपकी जबान, गम्स, सैलिवरी ग्लैंड्स, ये सारा का सारा आपका माउथ नहीं कहलाता, ये आपकी कहलाती है बक्कल कैविटी। सही है बच्चा। और माउथ का सिर्फ एक काम होता है, वो काम ये होता है कि माउथ की मदद से हम इंजेक्शन करते हैं। बस इस ओपनिंग की मदद से हम फूड को क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, इट इज द एंटीरियर ओपनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम बाउंडेड बाय द फ्लैशी लिप्स। सिर्फ लिप्स होते हैं और उस ओपनिंग को वो खोलते हैं, बंद करते हैं, और इसको इस्तेमाल हम करते हैं सिर्फ किसके लिए, इंजेक्शन के लिए। ख़त्म। उसके बाद का जो स्ट्रक्चर शुरू होता है वो आपका बक्कल कैविटी होती है, वो आपकी माउथ के अंदर कंसीडर नहीं की जाती। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो, ये मेरी कोई एक स्टूडेंट है, नाम में मेंशन नहीं करता, ये इसका खूबसूरत सा मुंह, खूबसूरत सा माउथ आपको दिखाया जा रहा है। तो जस्ट बेटा ये वाली जो सामने वाली ओपनिंग है ना, बस जस्ट ये माउथ है। बाकी ये अंदर जो आप जितनी ये डेंजरस चीज़ें देख रहे हो ना, ये सारी डेंजरस चीज़ें आती हैं बक्कल कैविटी के अंदर। तो आओ हम स्टार्ट कर देते हैं ओरल कैविटी को और बक्कल कैविटी को। हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। देखो बेटा, ये एक किस्म की कैविटी है। अगर हम इस कैविटी को ऐसे लें कि हमारे पास ये एक किस्म की क्या है, कैविटी है, तो देखो इसकी ये नीचे वाली जगह भी प्रोटेक्टेड है, साइड वाली जगह भी प्रोटेक्टेड है, और ऊपर वाली जगह भी प्रोटेक्टेड है। सही है। अगर आप अपने मुंह को लो तो मान लो कि ये आपके मुंह की ये आपकी बक्कल कैविटी की ऊपर वाली जगह है, ये बक्कल कैविटी के नीचे वाली जगह है, और ये बक्कल कैविटी की आपकी साइडों वाली जगह है। तो आप अपने बक्कल कैविटी को देखो, आपके साइडों में क्या लगे हुए हैं, आपकी साइड वॉल के अंदर क्या लगे हुए हैं, तो आपकी साइड वॉल के अंदर लगे हुए हैं चीक्स। सही है। तो चीक्स का काम क्या होता है, ये आपकी साइड वॉल बनाते हैं, यानी बक्कल कैविटी की। और अगर आप बक्कल कैविटी के नीचे की साइड देखो तो वहाँ पे क्या लगा हुआ है, वहाँ पे फ्लोर बना हुआ है, फर्श बना हुआ है। और ये फर्श किसे कहा जाता है, ये फर्श कहा जाता है टंग को। तो टंग आपके बक्कल कैविटी की क्या कहलाती है, फ्लोर। और ऊपर की तरफ जब आप एल बोलते हो ना, एल जैसे बोलोगे, तो आपकी जबान जहाँ पे लगती है, ये एक किस्म की बोन है, और इस बोन का नाम क्या है, पैलेटाइन। और ये जो पैलेटाइन बोन है, ये आपकी बक्कल कैविटी की छत बनाती है। सही है बच्चा। और ये पूरी जो बक्कल कैविटी है, इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या होती है, स्कल होती है। सही है। स्कल की कुछ बोन्स होती हैं। ये हमारे पास एक खोपड़ी है पूरी की पूरी, तो खोपड़ी के ऊपर भी बोन्स होती हैं, और ये वाली भी बोन्स हैं। तो ये वाली बोन्स जो नीचे की साइड हैं, ये हमारी बक्कल कैविटी को क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। साइड वाली वाल चीक्स बनाते हैं, ऊपर वाली रूफ छत पैलेटाइन बोन बनाती है, फ्लोर कौन बनाता है, टंग बनाता है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि पूरी जो इस वाइड कैविटी को सपोर्ट मिलती है वो हमें बोन्स ऑफ द स्कल से मिलती है। उसके अलावा मैंने आपसे कहा कि जो चीक्स हैं वो हमारी बक्कल कैविटी की साइड वॉल्स बनाती हैं। टंग जो है वो हमारी बक्कल कैविटी का फ्लोर कहलाता है, और जो पैलेटाइन है वो हमारी बक्कल कैविटी की रूफ कहलाती है। और उसके बाद जास जो हैं ये बाउंड्री बनाती हैं। आप बाउंड्री देख सकते हो, ये जो हमारी दो जास होती हैं, एक अपर जा होती है एंड दूसरी लोअर जा होती है। आपने याद रखना है कि जो हमारी अपर जा होती है वो हमेशा फिक्स्ड होती है। ठीक है। बच्चों को लगता है कि शायद ये अपर जा हमारी मूवेबल होती है, तो ये मूवेबल नहीं होती, ये हमेशा फिक्स होती है। और ये जो हमारी लोअर जा होती है, ये क्या होती है, ये मूवेबल होती है, ये मूव करती रहती है।
ओके, उसके बाद अगर आप दोनों जॉस के अंदर देखोगे तो आपको वहाँ पे टीथ मिलेंगे, दांत मिलेंगे, और इनका काम होता है ये मैस्टिकेशन में हेल्प करते हैं। मैस्टिकेशन मीन्स च्यूइंग ऑफ द फूड, फूड को चबाना, ये मैस्टिकेशन कहलाता है। अच्छा, हम फूड की मैस्टिकेशन करते हैं और उससे हमें मैकेनिकल डाइजेशन मिलती है। देखो, मैकेनिकल डाइजेशन का एडवांटेज हमें क्या होता है, सपोज करो ये हमारे पास एक फूड का पार्टिकल है, तो ये हमारे पास कुछ एंजाइम्स हैं। जब ये एंजाइम्स आप इसके ऊपर छोड़ोगे ना, तो ये एंजाइम्स अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया है वो छोटा है। लेकिन जब हम दांतों की मदद से इसकी मैकेनिकल डाइजेशन करते हैं, इसको हम छोटे छोटे पीसीस के अंदर जब इस तरह से तोड़ देते हैं, तो इससे क्या होता है कि इसका जो सरफेस एरिया है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो एंजाइम्स इसके ऊपर इजीली एक्ट करते हैं और डाइजेशन में ईज मिल जाता है। तो मैकेनिकल डाइजेशन की वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो केमिकल डाइजेशन है वो क्या हो जाती है, वो हमारी आसान हो जाती है। बेटा, अगर हम टीथ की बात करें, ओडोंटोलॉजी टीथ की स्टडी को कहा जाता है। इंसानों के अंदर 2 किस्मों के दांत पाए जाते हैं, 2 सेट्स ऑफ टीथ पाए जाते हैं, और इसलिए उनको कहा जाता है डायफायोडेंट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि एक हमारे पास वो टीथ होते हैं जो बच्चों के अंदर होते हैं, जिन्हें हम डिसाइडियस टीथ कहते हैं या जिन्हें हम मिल्क टीथ कहते हैं। ये 20 इन नंबर्स होते हैं, इनका नंबर कितना होता है? 20 होता है। उसके बाद अगर हम अपनी एडल्ट की बात करें तो हमारे अंदर परमानेंट टीथ पाए जाते हैं, और इनका नंबर क्या होता है? पूरा का पूरा 32। हम कहते हैं ना कि 32 अपनी बंद करो, तो इसका मतलब होता है कि हमारे मुंह के अंदर पूरे के पूरे 32 दांत होते हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर आप इन दांतों को गौर से देखो तो इन दांतों की आपको डिफरेंट शेप मिलेगी। हर दांत आपको डिफरेंट शेप का मिलेगा और हर दांत आपको डिफरेंट साइज का मिलेगा। इसलिए हमारे दांतों को होमोडोंट नहीं कहा जाता, हमारे दांतों को हेटेरोडोंट कहा जाता है, क्योंकि हमारे दांत मुख्तलिफ शेप के होते हैं, हमारे दांत मुख्तलिफ साइज के होते हैं, इसलिए हमारे दांतों को कहा जाता है हेटेरोडोंट। एंड दूसरा ये कहता है कि जो हमारे दांत हैं वो फ्रीली नहीं होते, वो गम्स के अंदर एम्बेडेड होते हैं, गम्स के अंदर लगे हुए होते हैं, जिन्हें हम थीकोडेंट कहते हैं। और आपको पता है ये थीकोडेंट एक मैमल्स का करेक्टर है, फाइलम कोर्डेटा का एक करेक्टर है कि जो कोर्डेटा के मेंबर होते हैं उनके दांत हमेशा गम्स के अंदर दबे हुए होते हैं, लगे हुए होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, और इसको थीकोडेंट कहा जाता है। सही है बच्चा? अच्छा, ये कहता है कि जो डिसाइडियस टीथ होते हैं वो टोटल 20 इन नंबर होते हैं, और जो परमानेंट टीथ होते हैं वो हमारे पास 32 इन नंबर होते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो डिफरेंट साइज और शेप के जो टीथ होते हैं उनमें जो हमारे पास 8 दांत होते हैं वो इंसीजर्स होते हैं। मैं थोड़ी देर में दिखाता हूँ। 4 हमारे पास केनाइन होते हैं, इनका काम भी बताता हूँ आप लोगों को। 8 हमारे पास प्री मोलर होती हैं और 12 हमारे पास क्या होती है? मोलर्स होती हैं। इस इमेज के अंदर आप देख सकते हो ये हमारे पास केनाइन टीथ हैं, ये बहुत ही पॉइंटेड होते हैं, शार्प होते हैं। ये कार्निवर्स के अंदर ज़्यादातर प्रोमिनेंट होते हैं, हमारे अंदर होते हैं पर कार्निवर्स के अंदर ये प्रोमिनेंट होते हैं। ये टीयरिंग के लिए, किसी चीज़ को फाड़ने के लिए, पायर्सिंग के लिए काम आते हैं। उसके बाद आप ये इंसीजर दांत देख सकते हो, ये बाइटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, कटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद ये आप प्री मोलर की शेप देख सकते हो और ये मोलर की शेप देख सकते हो। ये दोनों हम इस्तेमाल करते हैं ग्राइंडिंग के लिए, फूड को क्रश करने के लिए, ग्राइंड करने के लिए हम प्री मोलर और किसका इस्तेमाल करते हैं? मोलर का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो इंसीजर टीथ होते हैं ये कटिंग और बाइटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, और जो केनाइन टीथ हैं ये पॉइंटेड होते हैं, टीयरिंग के लिए, पायर्सिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, शिकार वगैरह करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ये जो हमारे पास मोलर हैं या ये जो प्री मोलर हैं ये बेसिकली ग्राइंडर्स होते हैं। ग्राइंडिंग के लिए और क्रशिंग के लिए हम इनको क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं, इनको यूज़ करते हैं। अच्छा, टीथ फार्मूला मैं आप लोगों को समझा दूं। काफ़ी बच्चे होते हैं जो टीथ फार्मूले के अंदर कंफ्यूज होते हैं। देखो, ये फार्मूला कुछ इस तरह से है। ये हमारे पास आपका ये एक जबड़ा है और ये हमारे पास आपका दूसरा जबड़ा है, ये नीचे वाला जबड़ा, ये ऊपर वाला। अब आपने कैसे ये फार्मूला कैसे पढ़ना है? I स्टैंड फॉर इंसीजर, C केनाइन, P प्रीमोलर एंड M स्टैंड फॉर मोलर। तो देखो, अगर हम सिर्फ इस एक जबड़े की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक की, इसके अंदर 2 केनाइन इस साइड पे लगे हुए होते हैं और 2 केनाइन इस साइड पे लगे हुए होते हैं। सही है बच्चा? या सॉरी, 2 इंसीजर इस साइड पे लगे हुए होते हैं, 2 इंसीजर इस साइड पे लगे हुए होते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं केनाइन पे। एक केनाइन लेफ्ट साइड पे लगा हुआ होता है, एक केनाइन राइट साइड पे लगा हुआ होता है। इस तरह से प्री मोलर की हम बात करें तो 2 इस साइड पे लगे हुए होते हैं और 2 इस साइड पे लगे हुए होते हैं। इस तरह से अगर हम मोलर की बात करें तो मोलर 3 इस साइड पे लगे हुए होते हैं और 3 जो है वो इस साइड पे लगे हुए होते हैं। अब आप इनको गिनना स्टार्ट कर दें, 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो यानी एक जबड़े के अंदर हमारे कितने दांत होते हैं? 16 दांत। ये सिर्फ इन्होंने 16 दांत आपको लिख के दिखाए हैं। और किस सीक्वेंस से? आई स्टैंड फॉर इंसीजर, 2 2 का मतलब है 2, एक लेफ्ट साइड 2 राइट साइड। केनाइन 1 1 का मतलब है 1 लेफ्ट साइड और 1 राइट साइड। इस तरह से ये 2 लेफ्ट साइड 2 राइट साइड, 3 लेफ्ट साइड और 3 लेफ्ट साइड। इस तरह से ये हो गए 16। अब ये जो 16 दांत हैं ये हमारे एक जबड़े के दांत हैं। अब जब इसका हम दूसरा जबड़ा इसके साथ ऐड करेंगे तो दूसरे जबड़े के अंदर भी 16 होंगे। तो आप 16 को मल्टीप्लाई कर देते हो 2 से। इस तरह से आपके टोटल दांत कितने हो जाते हैं? पूरे के पूरे 32 दांत हो जाते हैं। सही है बच्चा? इस इमेज के अंदर भी आप देख सकते हो, आप लोगों को दिखाया जा रहा है, ये आप लोगों के जो दांत हैं ये इंसीजर्स हैं। उसके बाद ये वाले जो आपके दांत हैं ये आपके केनाइन दांत शुरू हो जाते हैं, ये आपकी प्री मोलर हैं, और एंड के अंदर ये आपकी क्या शुरू हो जाती हैं? मोलर शुरू हो जाती हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आप लोगों को समझ आया होगा। आप इसको पढ़ें, अच्छे तरीके से समझें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और हाँ, कल का टॉपिक मेरा सिर्फ वही पढ़ सकते हैं जो लोग ब्रुश करके आएंगे, क्योंकि कल वाले टॉपिक के अंदर मैं कुछ डेंटल डिजीज़ की बात करूँगा, जो दांतों से बीमारियाँ रिलेटेड होती हैं। तो कल ब्रुश करके आना है और फिर मेरा लेक्चर आप लोगों ने लेना है। अल्लाह।